आज मैं कुछ कहूंगा जो शायद मेरे व्यूअर्स को दो हिस्सों में बांट दे। लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं क्योंकि आज मेरे 3,500 सब्सक्राइबर्स पूरे हुए हैं। मैं इस बात से अत्यधिक संतुष्टि महसूस करता हूं कि आप सभी सिनेमा लवर्स के द्वारा मुझ तक और मेरे नॉन नेटिव मलयालम स्पीकिंग ऑडियंसेस तक ये बेहतरीन फिल्में पहुंच पाई हैं। इस सीरीज में आने वाले दिनों में मैं कई और मलयालम क्लासिक्स पर रिफ्लेक्ट करूंगा। कमेंट्स में बताइएगा कि आप कौन सी फिल्म पर रिफ्लेक्शन वीडियो देखना पसंद करेंगे, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक जरूर करें। इससे YouTube ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियोस पहुंचाती है। आज की और अगली वीडियो मेरे लिए स्पेशल है क्योंकि ये दो ऐसी फिल्में हैं जिनका जॉनरा मुझे बेहद पसंद है। इन फिल्मों को मैं आर्ट कैटेगरी का हिस्सा समझता हूँ। आर्ट फिल्मों की खासियत ये होती है कि ये बिना शोर किए बहुत कुछ कह जाती है, लेकिन इनका फैन बेस बड़ा नहीं होता। ये ईसोटेरिक फिल्में होती हैं, मतलब एक नीश ऑडियंस के लिए बनाई जाने वाली फिल्में, क्योंकि अक्सर इनमें थिएट्रिक्स नहीं होते। इस जॉनरा की फिल्में हमें ह्यूमन बिहेवियर में झांकने का मौका देती है। म्यूजिक या डांस इन फिल्मों में अक्सर नहीं होते। ये बस रोजमर्रा की जिंदगी को ऐसे ही पेश करते हैं जैसे वो होते हैं। मलयालम क्लासिक्स के सीरीज के खत्म होने के बाद मैं कोशिश करूंगा कुछ बेहतरीन वर्ल्ड सिनेमा की 8 फिल्में आप तक ला सकूं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो सब्सक्राइब करें। ये कहना गलत नहीं है कि इंडिया जैसे इकोनॉमिकल देश में 8 फिल्में ना के बराबर बनती हैं, क्योंकि ये जॉनरा मासेस के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि डायरेक्टर्स और एक्टर्स के आर्टिस्टिक कैपेबिलिटीज को एक्सप्लोर करने और एक्सपेरिमेंटेशन के लिए बनाई जाती हैं। और हमारे पास बेहद ही कम ऐसे फिल्म मेकर्स हैं जो ऐसी फिल्में बनाते हैं। और ऐसी ही एक फिल्म डायरेक्टर की पहचान मुझसे हुई जो कुछ हद तक ऐसी ही फिल्में बनाते थे। उनका नाम है अडूर गोपालकृष्णन। इनकी फिल्में जब मैं देख रहा था तो मुझे ये कुछ हद तक यूरोपियन फिल्मों की याद दिलाने लगी। अडूर गोपालकृष्णन की फिल्मोग्राफी बेहद इंटरेस्टिंग है। उन्होंने अपनी पहली फिल्म स्वयंवरम में ही नेशनल अवार्ड हासिल कर लिया था। इतना ही नहीं, लेकिन उनकी सारी फिल्में या फिर नेशनल अवार्ड्स जीत चुकी हैं या इंटरनेशनल अवार्ड्स। इन सफलताओं को मैं लेजेंडरी समझता हूँ। इस लेजेंडरी डायरेक्टर ने 1994 में लिखी और बनाई विधेयन, और बाकी कई सारी मलयालम क्लासिक्स की तरह विधेयन भी एक सोशल इशू पर बात करती है। ये सोशल इशू है कास्ट सिस्टम। क्या आप जानते हैं ये फिल्म केरला में शूट नहीं की गई थी। इसे शूट किया गया था मैसूर के पास, साउथ कर्नाटका में। विधेयन के साथ साथ उसी साल आने वाली दूसरी फिल्म पोंदन माड़ा के लिए मम्मूटी को नेशनल अवार्ड नवाजा गया। जरा ये देखिए। इसे देखकर मुझे हैरानी होती है कि ये दोनों कैरेक्टर्स एक ही साल में एक ही एक्टर ने पोर्ट्रे किए हैं। मम्मूटी के एक्सप्रेशंस और वॉइस मॉड्यूलेशन से पटेलार के कैरेक्टर को देखकर डर सा महसूस होता है। एक कैरेक्टर कन्विंसिंग तब बन जाता है जब उसको निभाने वाले एक्टर को हम भूल जाते हैं। विधेयन एक आर्ट फिल्म है और मैं इसे एक वर्ल्ड क्लास फिल्म समझता हूँ। अगर मैंने ये फिल्म 7 या 8 साल पहले देखी होती तो मैं समझता हूँ मैं इस फिल्म के एसेंस को नहीं पहचान पाता। कभी कभी कुछ बेहतरीन चीज़ों की समझ एक उम्र के ढल जाने के बाद ही आती है, और मैं खुश हूँ इस बात से कि आज इस मकाम पर आकर मैं अडूर गोपालकृष्णन की फिल्मोग्राफी से वाकिफ हुआ, क्योंकि आज मैं आर्ट फिल्मों को अप्रिशिएट कर पाता हूँ। विधेयन का मतलब होता है द सर्वाइल, जिसका मतलब है हैविंग और शोइंग एन एक्सेसिव विलिंगनेस टू सर्व और प्लीज अदर्स। एक्सेसिव यहाँ की है। ये फिल्म मास्टर और स्लेव की रिलेशनशिप को बाखूबी पोर्ट्रे करती है। इस फिल्म की अहम बात इसकी स्टोरी नहीं बल्कि प्लॉट प्रोग्रेशन से रिवील होने वाले इसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट है। डायलॉग्स के द्वारा हमें थोड़े अजीब, थोड़ी अटपटान से ह्यूमन इमोशंस दिखाई पड़ते हैं, जिससे हमें मास्टर स्लेव डायलेक्टिक समझने का मौका मिलता है। इस डायलेक्टिक को फिलॉसफी के द्वारा इन दो कैरेक्टर से आज समझेंगे। फिल्म की शुरुआती क्रेडिट्स में हमें एक कुर्सी और एक बंदूक दिखाई पड़ती है। ये एक अच्छा शॉट है क्योंकि ये आगे आने वाले कैरेक्टर भास्कर पटेलार की पर्सनैलिटी से हमें परिचय कराती है। पहले सीन में हम थुम्मी को बैठा देखते हैं, जो एक माइग्रेंट लेबरर होता है किसी और गांव से आया हुआ। उसे हम बिना शर्ट के देखते हैं, और जब वो अपनी जगह से उठता है पटेलार के पुकारने पर तो उसकी धोती फट जाती है। अब ये चीज़ दिखाना ज़रूरी नहीं था, लेकिन ये दिखाने की वजह से ये थुम्मी के कैरेक्टर के बारे में ऑडियंसेस को ये बताती है कि ये आदमी का बैकग्राउंड हम्बल है, जिसने अपनी धोती इतनी बार पहनी और धोई है कि अब वो फट चुकी है। गोपा कुमार के इस वॉक से ही हमें थुम्मी के वीकनेस का अंदाजा लग जाता है। गोपा कुमार बेहद ही बेहतरीन एक्टिंग से थुम्मी को पोर्ट्रे करते हैं। तब हम पहली बार देखते हैं पटेलार को, जो हैंडल बार मस्टाच रखता है, जिसे सदियों से मैस्कुलिनिटी का सिंबल माना गया है। इन दोनों की ये कॉन्वर्सेशन इनके बीच की पावर डायनामिक एस्टैब्लिश कर देती है। थुम्मी की बीवी के बारे में रिमार्क्स पास करना, उसको किसी जानवर की तरह ट्रीट करना, उसको लात मारकर गिरा देना या फिर उसके मुंह पर थूकना, इससे हमें पटेलार की इवलनेस की गहराई का पता लग जाता है। इस सीन में मम्मूटी के आंखों को देखिए। ये आंखें पोर्ट्रे करती है डिस्गस्ट।
और ये डिस्गस्ट है सामने वाले को अपने से नीचा समझने की। पटेलार दूसरों को अपने बराबरी का नहीं मानता। थोम्मी पर थूकना सिंबॉलिक बन जाता है कि अब पटेलार ने उस पर अपना स्टैंप लगा दिया है। अगला सीन मेरा फेवरेट सीन है क्योंकि ये अच्छे फिल्म मेकिंग का एग्जाम्पल है। जब थोम्मी घर वापस लौटता है तो बिना किसी डायलॉग के ही ऑडियंस समझ जाती है कि यहाँ क्या हुआ है। अच्छी फिल्म मेकिंग इसलिए क्योंकि ये ऑडियंस इसको स्पून फीड नहीं करती, विजुअल्स और साउंड के द्वारा उनको अपनी इमेजिनेशन इस्तेमाल करने का मौका देती है, जो आजकल के बहुत सारे फिल्मों में हमें नहीं देखने मिलती। पिछले सीन में पटेलार का थोम्मी के बीवी को लेकर रिमार्क्स, इस सीन में एम्फसिस के लिए खुले दरवाजे पर स्लो जूम इन, बैकग्राउंड में रोती हुई औरत की आवाज और थोम्मी के सटल एक्सप्रेशंस ऑडियंस के पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ती सिवाय इसके कि यहाँ पटेलार आया था और उसने थोम्मी की बीवी के साथ जबरदस्ती की। थोम्मी अपनी परिस्थितियों का शिकार होता है और वो अपनी बीवी से रोते हुए कहता है कि अगर वो सिंगल रहा होता तो उसकी बीवी को इस चीज से आज गुजरना नहीं पड़ता। इसे हम फिलॉसफी में काउंटर फैक्चुअल थिंकिंग कहते हैं। जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तब हम हमारे डिसीजंस पर गर्व महसूस करते हैं, लेकिन अगर कुछ बुरा हो जाए तो हम हमारे पास्ट को लेकर ऑल्टरनेटिव सिनारियो सोचने लग जाते हैं जो शायद बेहतर आउटकम देते। जबकि सच्चाई ये है कि जिंदगी में जो जैसा होना होता है वो वैसा ही होता है। डिसीजंस लेना हमारे हाथ में जरूर है, लेकिन आउटकम्स पूरी तरह हमारे हाथ में नहीं। इसे जितना जल्दी हम समझ जाएं, उतना जल्दी हम पीस अटेन कर सकते हैं। पटेलार का अगला सीन बेहद इंटरेस्टिंग है। ये सीन उसके मॉरल इनकंसिस्टेंसीज को एक्सपोज करता है, उसके बारे में कुछ नया रिवील करता है। लेकिन पहले इस सीन के पहले शॉट को देखिए। सिनेमेटोग्राफर मंकद रवि वर्मा ने इस बेहतरीन शॉट में पटेलार के सिर पर सिंह यानी हॉर्न्स प्लेस किए हैं। ये सिंबलाइजेशन है पटेलार के वायल नेचर का। उसे यहाँ डेविल का दर्जा दिया गया है। जब एक आदमी अपनी बीवी और उसके लवर को साथ लेकर आता है पटेलार के सामने उनकी शिकायत करने के लिए, तब पटेलार उसी को मारता है ये कहकर कि क्या वो अपनी बीवी को कंट्रोल में नहीं रख सकता। अब एक दुष्ट इंसान से पेट्रियार्की और मिसोजिनी एक्सपेक्टेड जरूर है, लेकिन इसके बाद दो चीजें होती हैं। एक, वो उसकी बीवी के लवर को पीटता है क्योंकि वो जानता है कि किसी और की बीवी के साथ इन्वॉल्व होना गलत है, लेकिन वो खुद भी तो यही चीज कर रहा होता है थोम्मी की बीवी के साथ। और दूसरी चीज ये कि वो औरतों पर हाथ उठाना सही नहीं समझता। मतलब वो जानता है कि औरतों पर वायलेंस करना गलत है, लेकिन फिर भी वो खुद औरतों पर अत्याचार करता है। सिलेक्टिव जजमेंट एक क्लासिक नार्सिसिस्टिक ट्रेट है। इस सीन से हम ये समझते हैं कि पटेलार सही और गलत में फर्क करना जानता है, लेकिन जब बात खुद की आती है तब नहीं। दुनिया के रूल्स और मॉरल्स उस पर लागू नहीं होते। वो चाहता है कि उसकी अथॉरिटी दूसरों पर हो, लेकिन किसी और की उस पर नहीं। और इसी वजह से वो उसकी बीवी को मारने का प्लान बनाता है, क्योंकि बस उसकी बीवी ही होती है जो उसे अकाउंटेबल रखती है। पटेलार का कैरेक्टर बहुत कॉम्प्लेक्स है। जहां अब तक हम उसके अनरिमोर्सफुल ईवल नेचर को देखते आ रहे थे, वहीं दूसरी ओर वो अपनी बीवी को मारने के बाद थम सा जाता है। वो थोम्मी को पूछता है कि क्या उसकी बीवी ने उसका टच पहचाना होगा या नहीं। पहली बार हम उसमें एक गिल्टी कॉन्शियंस देखते हैं। ये हमें बताता है कि पटेलार अब फुली डार्क कैरेक्टर से धीरे धीरे ग्रे हो रहा है। इसे पॉजिटिव कैरेक्टर आर्क कहा जाता है। सच बात तो यह है कि पटेलार असल में एक इनसिक्योर आदमी होता है। डिफेंसिवनेस, इनकंसिस्टेंसी एंड ओवरली कंट्रोलिंग, ये ट्रेड्स एक इनसिक्योर इंसान के होते हैं। बट ऐसा बनने की नीड आती कहां से है? जॉर्ज हेगल 19वीं सेंचुरी के जर्मन फिलोसोफर ने द मास्टर स्लेव डायलेक्टिक को बेहद ही इंटरेस्टिंग तरीके से एक्सप्लोर किया है अपने बुक द फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट में। उसमें वो कहते हैं कि ये मास्टर स्लेव रिलेशनशिप शुरू होती है दो कॉन्शियसनेसेस के आमने सामने आ जाने से। ये होती है फितरत इंसानों की कि जब दो इंसान एक दूसरे के दायरे में आते हैं तब वो एक दूसरे के प्रेजेंस से थ्रेटेंड फील करते हैं। इस वजह से होता यह है कि उनमें एक दूसरे को खत्म करने का इंपल्स आ जाता है, जिसमें जीतता सिर्फ एक है और वो बनता है मास्टर, और जो गिव अप कर देता है वो बन जाता है स्लेव। अब यहाँ से एक इंटरेस्टिंग किस्सा शुरू होता है। हम ऐसा सोचते हैं कि मास्टर का अपर हैंड होता है इस रिलेशनशिप में, जो कि सरफेस लेवल पर सही है, लेकिन इस रिलेशनशिप में सेल्फ सफिशिएंट सिर्फ स्लेव होता है, क्योंकि वो जो कुछ भी करता है अपने मास्टर के कहने पर, उससे वो एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट हासिल करता है। और इसलिए थोम्मी और उसकी बीवी को एक समय के बाद लगाव बन जाता है पटेलार को लेकर। लेकिन मास्टर के पास इस फुलफिलमेंट का कोई जरिया नहीं होता। वो बस डिपेंडेंट होता है अपने स्लेव की सर्विलिटी पर। मास्टर अपने स्लेव को मात्र एक इनएनिमेट ऑब्जेक्ट की तरह देखता है, जिस वजह से जो रिकॉग्निशन वो पाना चाहता है एक कॉन्शियस बीइंग से, उसे वो हासिल नहीं कर पाता। अब एग्जाम्पल के तौर पर मॉडर्न डे स्लेवरी की बात करते हैं। कॉर्पोरेट लाइफ, जो बिजनेसेस ओन करते हैं जैसे कि एंटरप्रेन्योर्स,
CEOs, एग्जीक्यूटिव्स, हायर ऑफिशियल्स इत्यादि लोग। ये वो लोग होते हैं जो अपने फियर्स पर्सनैलिटी की वजह से आज उस मास्टर पोजीशन पर पहुंचे होते हैं। लेकिन जो एम्प्लॉयज इनके अंडर काम करते हैं, यानी इस कॉन्टेक्स्ट में स्लेव्स, उनके पास पूरी पावर होती है इस डायनेमिक को बरकरार रखने की। इसे रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में भी देखा जा सकता है। इस कंटेंट क्रिएटर ने इसे बेहद खूबसूरती से एक्सप्लेन किया है। जरा ये वीडियो देखिए। मतलब मान लो कि अगर कोई एक नास्तिक या एथिस्ट इंसान है, वो बोलेगा कि भगवान अल्लाह कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता यार, इसलिए मैं किसी भी धर्म में नहीं मानता। लेकिन जो किसी धर्म में मानने वाले लोग हैं वो बोलेंगे कि नहीं, तू एग्जिस्ट करता है, तू है, हमको यकीन है, इसलिए हमारा धर्म है। मतलब धर्म का होना कंप्लीटली डिपेंडेंट है तेरे होने पे। इसलिए लिखा गया है कि तुझसे मेरा दीन धर्म है और मुझसे तेरी खुदाई है। मैं तेरे को खुदा मान रहा हूं ना। मैं अगर नास्तिक बन गया तो, पूरी दुनिया का हर इंसान अगर नास्तिक बन जाए तो, भले ही तू रियलिटी में एग्जिस्ट करता होगा, लेकिन हम तेरे को खुदा मान ही नहीं रहे तो तेरी खुदाई खाएगी। कितना मस्त थॉट है ना, और कितना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया इसको इरशाद कामिल ने 2 लाइंस में कि तुझसे मेरा दीन धर्म है और मुझसे तेरी खुदाई है ना। मस्त। ये फिल्म एक मास्टरपीस है। मास्टर स्लेव रिलेशनशिप के अलावा रिलीजियस थीम्स पर भी ये बात करती है। अलग अलग बिलीफ्स की वजह से कैसे एक इंसान के लिए एक चीज सेक्रेड होती है और दूसरे के लिए नहीं, ये बहुत सटली बताया गया है। मेरे लिए जो फिल्म में स्टैंड आउट करती है वो है एक्टिंग। मम्मूटी इसे बेहद ही कन्विंसिंग तरीके से निभाते हैं। ये बेहद फैसिनेटिंग है कि वो कैसे इस कैरेक्टर में ब्लेंड हो जाते हैं। फिल्म की शुरुआत में वो अलग इंसान होते हैं और फिल्म के अंत में कुछ और ही बन जाते हैं। ये मास्टर क्लास है बेहतरीन एक्टिंग की, और इसलिए मैं आज ये कहना चाहूँगा कि मोहनलाल मम्मूटी के डिबेट में मुझे मम्मूटी की एक्टिंग ज़्यादा पसंद आती है। वो गिरगिट है। जब वो स्क्रीन पर आते हैं तो मैं कैरेक्टर को देखता हूँ, एक्टर को नहीं। ये कहते हुए भी इस फिल्म में मुझे गोपा कुमार जी की एक्टिंग ने ज़्यादा भाया। वो इस कैरेक्टर में परफेक्टली फिट आते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म के बाद गोपा कुमार जी को इंडियन कास्टिंग एजेंट्स ने रेकमेंड किया था स्टीवन स्पीलबर्ग की जुरासिक पार्क के लिए। वो हाथ का कांपना और एक हाथ से मुंह ढक कर घबरा कर चलना, या फिर इस सीन में उनकी बॉडी लैंग्वेज को देखिए एज कम्पेयर टू पटेलार। स्लाउच्ड बैक और टिमिड वॉकिंग, ये कैरेक्टराइजेशंस होती है एक वीक आदमी की जो उन्होंने बेहद ही खूबसूरती से पकड़ा है। और उनकी ये एक्टिंग मेरे जहन में एक दूसरी फिल्म लाती है जो सिमिलर लाइंस पर बनी है, और ये है आज की रिकमेंडेशन। मैं इस फिल्म को वॉकिन फीनिक्स की करियर बेस्ट परफॉर्मेंस समझता हूँ। जी नहीं, ये जोकर नहीं। इस फिल्म का नाम है द मास्टर। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसी लगी। तब तक ऐसी ही फिल्म्स और फिल्मों से जुड़ी बातों के लिए करें सब्सक्राइब।